well-being of an individual या group of individual have objective एंड सब्जेक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट में हमारे साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लेवल ऑफ लिविंग आती है। ठीक है, जिसमें आप लोग जो है दूसरे लोगों को देखकर उनको आप डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा है, ठीक है, उसके पास एक अच्छी गाड़ी है, उसके पास एक अच्छा घर है, इसके साथ साथ उनके पास एक अच्छी बीवी है, ठीक है, और इसके साथ साथ उनके साथ जो है अच्छे बच्चे हैं, तो आप ऐसी फैमिली को जो है कहेंगे कि यार ये लोग जो है स्टैंडर्ड लाइफ गुजार रहे हैं या इनकी रहने का जो लेवल है ये अलग ही है, ठीक है, बेस्ट है। तो इस वजह से इसको क्या कहा गया है, इसको ऑब्जेक्टिव कहा गया है। ठीक है, मतलब आप उनको ऑब्जर्व करते हुए डिफाइन कर सकते हैं। और सब्जेक्टिव से मुराद यह है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, मिसाल के तौर पर जो जिन पर गुजर रहा होता है, जो कि ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं, तो जिस तरीके से वो गुजार रहे होते हैं उनको पता होता है कि हम जो चाहते हैं या हमारे जो विशेष से आया उसको हमने मुकम्मल किए हैं या नहीं, आया उसको हमने पूरे किए हैं या नहीं। ठीक है, अगर पूरे किए हो तो वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होंगे, अगर पूरे ना किए हो तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है, वो क्या होगी, पुअर होगी। तो इस वजह से इसको सब्जेक्टिव कहा गया है। ठीक है, thus a distinction is drawn between the concept of level of living consisting of objective criteria and quality of life comprising the individual own subjective evaluation of these। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने ये बात भी याद रखनी है कि जब आपसे पूछे कि हमारे साथ जो वेलबींग का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है इसमें क्या आता है, तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लेवल ऑफ लिविंग आती है। ठीक है, और जो सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, सब्जेक्टिव क्राइटेरिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ आती है। ठीक है, तो एमसीक्यूज के लिए आप इन दो पॉइंट्स को भी याद कर लीजिए, अपने साथ नोट डाउन कर सकते हैं। टू एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ के हवाले से जो दो नज़रिए हैं, ठीक है, वो क्या है। सबसे जो पहला नज़रिया है वो है सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव से मुराद ये है जिन पर जो कि खुद आप पर बीत रही हो और जिसको आप बजाते खुद डिफाइन कर सकते हो और दूसरे लोग जो है उसका अंदाज़ा भी ना लगा सकते हो, तो इसको हम दोनों में सब्जेक्टिव है। कहाँ पर दोनों, नहीं नहीं, देखिए वो तो मैंने बताया है कि वेलबींग में आपसे अगर पूछे कि ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोगों ने बताना है कि ये सब्जेक्टिव फिनोमिना है, फिनोमिना सब्जेक्टिव है। लेकिन फिर इसमें हमारे साथ क्राइटेरिया आती है। अगर आपसे पूछे कि वेलबींग के हमारे साथ दो क्राइटेरिया है, ठीक है, एक हमारे साथ सब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव क्राइटेरिया में क्या आता है, सब्जेक्टिव क्राइटेरिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ आती है, जबकि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लेवल ऑफ लिविंग आती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने याद रखना है इस बात को। बेसिकली वेल बीइंग सब्जेक्टिव क्राइटेरिया बिल्कुल परसेप्शन है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अगर क्राइटेरिया आ जाएंगे तो फिर दो होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। अच्छा जी, टू एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, सब्जेक्टिव क्या है, इट इज़ अ फॉर्म, इट इज़ फॉर्म बाय सेंसेशन एंड फीलिंग ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़। वही बात है कि सब्जेक्टिव से मुराद ये है कि ये जिस बंदे पर गुजर रही होती है, जिस बंदे को बीमारी लाहक हुई होती है, तो सिर्फ वो ही उस कंडीशन को जो है महसूस कर सकता है, सिर्फ वो ही अपनी जो हालत है उसको जो है दूसरे लोगों के साथ डिफाइन कर सकता है। जैसे कि आपके पास जब पेशेंट आते हैं तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि ये बंदा जो है बीमार है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि इस बंदे के साथ क्या चल रहा है। तो उनकी जो अंदरूनी हालत है उसको जानने के लिए आप उनसे सवालात करते हैं, जिसके बेस पर वो फिर आपको जवाबात देते हैं, और उसके बाद फिर आपको अंदाज़ा होता है कि हमारे पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव से मुराद यह है कि इट बेसिस इज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स ऑब्टेन बाय मेजरिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पर्सन ड्यूरिंग डिजीज। ठीक है, मतलब
हाँ जी, साइन एंड सिम्टम्स। ऑब्जेक्टिव में हम अपने पेशेंट के जो साइन सिम्टम्स है उसको देखते हैं, मतलब अपने पेशेंट की जो चाल चलन है उससे हम अंदाज़ा लगा देते हैं कि हमारे जो पेशेंट है उनकी हालत कैसी है। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि जब पेशेंट आते हैं जनरल वार्ड में तो उन्होंने अपने पेट पर हाथ रखा होता है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है पेट में, ठीक है, या उनके सर पर दर्द हो रहा होता है तो सर पर उन्होंने हाथ रखा होता है, तो उनके इस रवैये की वजह से हमें पता चल जाता है कि इस बंदे को जो है पेट में दर्द हो रही है या सर में दर्द हो रही है। तो इसको हम ऑब्जेक्टिव इस तरह से भी कह सकते हैं। The quality of life can be evaluated by assessing the person's subjective feelings of happiness, unhappiness about the various life concern, ठीक है। अब हम अगर चाहते हैं कि हम अपने पेशेंट की जो क्वालिटी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको हम क्या करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसको जानने के लिए हम उस बंदे की जो सब्जेक्टिव फीलिंग है, मतलब वो कितने परसेंट जो है अपने लाइफ से सेटिस्फाई है, कितने परसेंट वो अपने लाइफ से खुश है या कितने परसेंट वो अपने लाइफ से नाखुश है, तो उनकी खुशी और नाखुशी के बेस पर हम उनकी जो क्वालिटी लाइफ है उसको हम क्या कर सकते हैं, इवॉल्वेट कर सकते हैं, ठीक है। वेलनेस एंड वेल बीइंग, वेलनेस एंड वेल बीइंग, ओके, वेलनेस एंड वेल बीइंग, ठीक है। वेलनेस क्या है, वेलनेस फर्दर डिस्क्राइब हेल्थ स्टेटस। वेलनेस जो है ये मजीद हमें हेल्थ स्टेटस क्या करती है, डिस्क्राइब करती है, वही चीज़ है वेलबींग ही है, ठीक है। इट एलो हेल्थ टू बी पास ऑन कॉन्टिन्यूम फ्रॉम वन ऑप्टिमल लेवल टू अ मल एडेप्टिव स्टेट। वेलनेस जो है इसको जो है हम एक कॉन्टिनेंट के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये नीचे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इस डायग्राम की अगर हम लेफ़्ट साइड पर आते हैं तो लेफ़्ट साइड पर हमारे साथ अगर हम आएंगे तो हमारी जो हेल्थ स्टेटस है ये इम्प्रूव होती जाएगी, ये बेहतरी की तरफ आएगी। अगर हम लेफ़्ट से जो है राइट साइड की तरफ जाते हैं, ठीक है, राइट साइड की तरफ जाते हैं, तो राइट साइड की तरफ जाने की वजह से हमारी जो हेल्थ है इसमें ख़राबी आती जाएगी और फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि हमारी जो सेहत है वो इतनी ख़राब हो जाएगी कि हम मर जाते हैं उसकी वजह से, अगर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो जाए। तो जो हेल्थ कॉन्टिनम है ये असल में हमें हेल्थ के हवाले से बताती है कि अगर हम लेफ़्ट साइड पर जाएंगे तो हमारी सेहत जो है बेहतरी की तरफ जाएगी, और अगर राइट साइड पर जाएंगे तो हमारी जो सेहत है वो खराबी की तरफ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से वेलनेस क्या है, वेलनेस इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। वेलनेस जो है ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, दैट इज़ एवर चेंजिंग। द वेल पर्सन यूजुअली हैव सम डिग्री ऑफ इलनेस एंड द इल पर्सन यूजुअली हैव सम डिग्री ऑफ वेलनेस, ठीक है। जैसे कि हेल्थ को हमने डिफाइन किया था कि ज़रूरी नहीं है कि जो हेल्दी पर्सन है वो हर तरह से हेल्दी हो, उसमें किसी किस्म की खराबी, किसी किस्म की डिसेबिलिटी ना हो। बिल्कुल वेलनेस भी इसी तरह से है कि वेलनेस ये हमारे साथ एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक किसे कहते हैं, डायनेमिक से मुराद मोशन है। तो डायनेमिक प्रोसेस से मुराद ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। तो हमारे साथ जो वेल लोग होते हैं वो लोग जो कि अपने आप को वेल फील करते हैं, तो उनमें भी कुछ हद तक बीमारियां होती है, कुछ हद तक जो है उनमें इलनेस होती है, और इसी तरह से जो इल लोग होते हैं जो अपने आप को बीमार कंसीडर करते हैं, तो उनमें भी कुछ हद तक जो है वेलनेस होती है, कुछ हद तक जो है कुछ मामलों में वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेल होते हैं, ठीक होते हैं, ठीक है। वेलनेस के हवाले से आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि आपसे पूछ सकते हैं कि वेलनेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस, तो आप लोगों ने मेंशन करना है कि वेलनेस जो है ये हमारे साथ डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस से मुराद ये है कि ये वक्तन फ़वक्तन इसमें आपको चेंजेस जो है देखने को मिलेंगी। जैसे हम इंसान है ना, जितने भी लिविंग बीइंग है, तो ये जो है एक टाइम पर इनकी कंडीशन एक जैसी होती है और दूसरे टाइम पर इनकी कंडीशन जो है वो दूसरी तरह होती है। मतलब हमारी जो मूड है वो सेकंड के लिहाज से चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। इंशाल्लाह जितना मेहनत मैं आप स्टूडेंट्स के साथ कर रहा हूँ, तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है आप स्टूडेंट से वो यही है कि इंशाल्लाह आप सब स्टूडेंट्स की जो जीपीए है ये 3 से ऊपर आएगी, ठीक है।
और 3 से ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि आपके बाद जो दूसरा बैच आने वाला है अभी, तो उनको भी मैंने एग्ज़ाम्पल आप लोगों की देनी है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल देने के लिए जो है आप लोगों ने लाजमी तौर पर 3 से ऊपर जीपीए लेनी है, ठीक है। और इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह आप लोग ले भी सकते हैं। मुझे पता है कि आप सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं सारे जो है इंटरेस्टेड है, और सारे स्टूडेंट जो है बहुत कुछ आप स्टूडेंट्स को आता है। तो मेरी जो उम्मीदें हैं वो ऑलरेडी आप लोगों से बहुत ज़्यादा है, और बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, और मुझे पता भी है कि इंशाल्लाह आप जो है मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। द क्लासिक डिस्क्रिप्शन ऑफ वेलनेस वाज डेवलप्ड बाय डुन इन द अर्ली 1960, ठीक है। वेलनेस के हवाले से जो बातें की गई थी, जो डिफिनीशन किए गए थे, जो कंसेप्ट डिस्क्राइब किया गया था, तो इसको सबसे पहले किसने किया था? इसको सबसे पहले डुन ने किया था 1960 में। डुन के मुताबिक इन्होंने 1961 में वेलनेस के हवाले से जो बात की थी वो ये कही थी कि हाई तो डुन ने जो है 1961 में वेलनेस के हवाले से कुछ बातें की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाई लेवल वेलनेस मीन्स फंक्शनिंग टू वन मैक्सिमम हेल्थ पोटेंशियल while remaining in balance with the environment, ठीक है। डुन के मुताबिक हाई लेवल वेलनेस से मुराद ये है अगर एक बंदा जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वेल महसूस कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उनके जितने भी हेल्थ पोटेंशियल है, ठीक है, मतलब सेहत के हवाले से उनके जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, जितने भी उनके फंक्शन होते हैं, तो वो अपने माहौल में उन फंक्शंस को बैलेंस रखते हुए उसको परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। वेलनेस से मुराद ये नहीं है कि अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं तो आप उसकी वजह से अपने माहौल की जो तवाज़ुन है, अपने माहौल की जो बैलेंस है उसको क्या करें, डिस्टर्ब करें। ये मतलब नहीं है, बल्कि वेलनेस से मुराद ये है कि आप अपने माहौल के मुताबिक अपने आप को जो है एडजस्ट कर ले, और उसी के मुताबिक जो है आप अपने फंक्शंस को नॉर्मली परफॉर्म करते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है हाईली क्या है, वेल है। इसी तरह से हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम है, ये वही बात है, ठीक है, जैसे कि अभी आगे स्लाइड में मैंने आपको बताया था। हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम के ज़रिए हम क्या करते हैं? हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम के ज़रिए हम जो पेशेंट होते हैं उनकी हेल्थ कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं, मैयर करते हैं। मैयर पर्सन परसीव लेवल ऑफ वेलनेस, ठीक है। इसमें हम इंडिविजुअल लोगों की जो वेलनेस लेवल होती है उसको हम क्या करते हैं, मैयर करते हैं कि एक बंदा जो है वो कितनी परसेंट अपने आप को वेल फील करते हैं। हेल्थ एंड इलनेस और डिजीज अपोजिट एंड ऑफ द हेल्थ कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इस डायग्राम में नीचे देखें, तो इस डायग्राम में आपके साथ जो हेल्थ है ये आपके साथ राइट साइड पर देखने को मिलेगी, और जो इलनेस है ये आपको जो है लेफ्ट साइड पर देखने को मिलेगी, ठीक है। सो ये हमारे साथ एक ऐसा कॉन्टिनम है जिसके एक एंड पर हमारे साथ हेल्थ को डिस्क्राइब किया जाता है, और दूसरे एंड पर इलनेस को जो है डिफाइन किया जा रहा है। मूव बैक एंड फोर्थ विद इन दिस कॉन्टिनम डी बाय डी वाइड रेंज ऑफ हेल्थ और इलनेस, ठीक है। और वही बात है कि हमारी जो सेहत है वो वक्तन फ़वक्तन उसमें जो है चेंजेस आती रहती है। कभी हम अपने आप को ज़्यादा ठीक महसूस करते हैं, कभी हम अपने आप को कम ठीक महसूस करते हैं, कभी हम अपने आप को थोड़ा बीमार महसूस करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है चेंजेस होती रहती है टाइम के साथ साथ। डायमेंशन ऑफ वेलनेस, अब हम वेलनेस के कुछ डायमेंशन पर बात करेंगे। डायमेंशन से मुराद ये है कि हमारे साथ वेलनेस के कुछ फैक्टर्स हैं, मतलब कुछ डायमेंशन है, कुछ पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम उन पार्ट्स को देखते हैं, और उन पार्ट्स में अगर हम जो है बेहतरी महसूस करते हैं तो फिर हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर वेल कंसीडर कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ वेलनेस, तो वेलनेस के हमारे साथ कितने डायमेंशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
वेलनेस के आपके पास 7 डायमेंशन है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में आपको साथ साथ बता भी रहा हूँ, तो इसको अपने साथ नोट डाउन किया करें। वेलनेस के हमारे साथ 7 डायमेंशन है, ठीक है, या कंपोनेंट है। एक डायमेंशन की जगह आप कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ क्या है, पहले नंबर पर हमारे साथ फिजिकल है, दूसरे नंबर पर इमोशनल है, तीसरे नंबर पर सोशल, इन्वायरमेंटल, ऑक्यूपेशनल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। इन सारे कंपोनेंट्स डायमेंशन को अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। सही है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल की। फिजिकल से क्या मुराद है? फिजिकल से मुराद ये है कि किसी भी शख्स की वो सलाहियत, किसी भी शख्स की वो एबिलिटी जिसमें वो अपने रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है, ठीक है, उसको बग़ैर किसी रुकावट के, उसको बग़ैर किसी मुश्किलात के जो है उसको आसानी से परफॉर्म कर सकता हो, ठीक है। और इसी तरह से वो अपनी जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, प्रॉपर बॉडी वेट है, उसको भी जो है उसने मेंटेन रखा हुआ हो। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को हम फिजिकली वेल कंसीडर करेंगे, ठीक है। मतलब जिस्मानी तौर पर वो क्या होंगे, वेल होंगे, ठीक होंगे, ठीक है, क्योंकि वो अपने रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को नॉर्मली वो परफॉर्म कर रहा है, तो जिस्मानी तौर पर वो क्या होंगे, ठीक होंगे। द एबिलिटी टू कैरी आउट डेली टास्क, अचीव फिटनेस, maintain adequate nutrition and proper body weight, avoid abusing drugs and alcohol or using tobacco products, and generally to practice positive lifestyle habits is called physical wellness। किसी भी शख्स की वो एबिलिटी से मुराद वो सलाहियत जिसमें वो अपने रोज़मर्रा के जो डेली टास्क होते हैं उसको परफॉर्म कर सकता हो, अपनी फिटनेस को जो है उन्होंने बरकरार रखा हो, इसी तरह से वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ग़िज़ा ले रहे हो, ठीक है, अपनी बॉडी वेट को उन्होंने मेंटेन रखा हो, किसी भी किस्म की जो ड्रग एब्यूज़ है उससे उन्होंने जो है अपने आप को बचा के रखा हो, और वो अपनी जो तर्ज ज़िंदगी है उसको एक मुस्बत तरीके से गुजार रहे हो। तो लोगों में अगर ये सलाहियत मौजूद हो, उनमें अगर ये एबिलिटीज़ खसूसियात मौजूद हो, तो ऐसे लोगों को हम फिजिकली क्या कंसीडर करेंगे, वेल कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसी तरह से सोशल क्या है, द एबिलिटी टू इंटरेक्ट सक्सेसफुली विद पीपल एंड विद इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सोशल वेलनेस। सोशल वेलनेस से मुराद ये है कि आपका आपके फैमिली के साथ ताल्लुकात जो है वो खुशगवार हो, अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात खुशगवार हो, माशरे में जो है आप एक मुआज़्ज़िज़ तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हो, ठीक है, लोगों के साथ आपका बेहतर तरीके से एक प्रॉपर तरीके से इंटरेक्शन हो रही हो, तो इसका मतलब यह है कि आप माशरती तौर पर क्या है, वेल है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से तीसरे नंबर पर आता है इमोशनल वेलनेस। इमोशनल वेलनेस से मुराद ये है कि आप में इतनी सलाहियत मौजूद हो कि आप अपने डेली लाइफ में जो स्ट्रेसेस को फेस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उन स्ट्रेसेस को आप प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हो, और अपने जो इमोशन है, अपने जो जज्बात है, अपने जो एहसासात है, उसका आप एक प्रॉपर तरीके से इजहार कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इमोशनली वेलनेस कहेंगे, ठीक है। द एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस एंड टू एक्सप्रेस इमोशन अप्रोप्रिएटली। इमोशनल वेलनेस इन्वॉल्व द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट एंड एक्सप्रेस फीलिंग, ठीक है। वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि किसी भी शख्स की वो एबिलिटी, वो खसूसियत जिसमें वो प्रॉपर तरीके से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो स्ट्रेसेस को फेस कर रहे होते हैं तो उसको मैनेज कर सकते हो, और अपने जज्बात का इजहार वो एक प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, ठीक है, और लोगों के जो जज्बात है उसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो इस खसूसियत की वजह से हम उस बंदे को क्या कहेंगे, इमोशनली वेल कहेंगे। सही है, समझ आ रही है? ओके, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें मेरे ख्याल में इतनी मुश्किल वाली कोई बातें नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी चीज़ में कंफ्यूजन हो तो पूछा करें। इंटेलेक्चुअल किसे कहते हैं? इंटेलेक्चुअल वेलनेस से मुराद, इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो ब्रेन फंक्शन है उससे रिलेटेड है। द एबिलिटी टू लर्न एंड यूज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली फॉर पर्सनल, फैमिली एंड करियर डेवलपमेंट। मिसाल के तौर पर मैंने लर्निंग की है, मैंने जो है
सबक सीखा हुआ है, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसको पहले मैंने सीखा था, तो अब इसी इंफॉर्मेशन को मैंने सीख कर अब ये इंफॉर्मेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ और आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, आप स्टूडेंट्स को जो है सिखा रहा हूँ, या इसके ज़रिए मैं अपने फैमिली को जो है उनको मैं गाइड कर रहा हूँ, या अपनी कैरियर जो है उसको मैं इसी इंफॉर्मेशन के ज़रिए क्या कर रहा हूँ, उसको बेहतर बना रहा हूँ। तो अगर किसी शख्स में ये सलाहियतें मौजूद हो कि उन्होंने जो सीखा हो, जो इंफॉर्मेशन उन्होंने हासिल की है, जो नॉलेज उन्होंने गेन की है, तो उसको वो प्रॉपर तरीके से अपने लिए यूज़ करे, अपने फैमिली के लिए यूज़ करे, या उसके ज़रिए अपने कैरियर को जो है अस्तवार है, ठीक है, उसको बेहतर बनाए, तो इस एबिलिटी को हम क्या कहेंगे, इंटेलेक्चुअल वेलनेस कहेंगे। इसी तरह से स्पिरिचुअल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस क्या है, स्पिरिचुअल वेलनेस क्या है, अभी क्लास ख़त्म होगी तो फिर से दोबारा आप स्टूडेंट ने ज्वाइन करना है, ठीक है। स्पिरिचुअल वेलनेस से मुराद ये है कि द बिलीव इन सम फोर्सेस that serves to unite human beings and provide meaning and purpose of life is called spiritual wellness। spiritual wellness से मुराद ये है कि मुसलमानों की जो spiritual wellness है, मतलब हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि अल्लाह एक है, ठीक है, और हमारा जो स्पिरिचुअल वेलनेस के हवाले से मैं आपको ये बता रहा था कि स्पिरिचुअल वेलनेस से मुराद ये है कि आप जो है इस काबिल हो, ठीक है, मतलब आपका जो दीन है, ठीक है, आपका जो मज़हब है, आप अपने मज़हब पर जो है क्या कर रहे हो, अमल कर रहे हो, ठीक है, और अपने मज़हब की वजह से जो है तमाम लोग जो है वो इकट्ठे हो, उनमें इत्तेफाक हो, उनमें प्यार मोहब्बत हो, ठीक है, और वो अपनी ज़िंदगी को एक बामकसद ज़िंदगी जो है गुजार रहे हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम स्पिरिचुअल वेलनेस कहेंगे, ठीक है। ऑक्यूपेशनल वेलनेस, ऑक्यूपेशनल वेलनेस से क्या मुराद है, द एबिलिटी टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लीजर टाइम, अ पर्सन बिलीव अबाउट एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड होम इन्फ्लुएंस पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड रिलेशनशिप विद अदर। ऑक्यूपेशनल वेलनेस से मुराद यह है कि किसी भी शख्स की वो सलाहियत, वो खसूसियत जिसमें वो अपने जो काम के टाइम है, ठीक है, और जो फैमिली के साथ टाइम गुजारना होता है, तो उस दोनों को जो है उन्होंने क्या किया हो, मेंटेन रखा हो, वो अपने काम के टाइम अपना काम करते हो और अपने फैमिली के टाइम के दौरान जो है वो अपने फैमिली को टाइम देते हो और इन्जॉय करते हो, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ऑक्यूपेशनल वेलनेस कहेंगे, ठीक है। इन डिफिनीशंस को आप लोगों ने लाजमी तौर पर याद करनी है, यही डिफिनीशन आपके एग्जाम में आएंगे और आपसे पूछेंगे कि ये ऑक्यूपेशनल वेलनेस है, या आपके पास जो है स्पिरिचुअल वेलनेस है, या आपके पास जो है फिजिकल वेलनेस है, ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछेंगे, तो ये डिफिनीशन याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप स्टूडेंट्स के लिए। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, एनवायरमेंटल वेलनेस से मुराद ये है कि एबिलिटी टू प्रोवाइड हेल्थ मेजर्स दैट improve the standard of living and quality of life in the community is called environmental wellness। environmental wellness से मुराद ये है कि आप एक ऐसे माहौल में रह रहे हो जिसके ज़रिए जो है आप में ये सलाहियत जो है वो पैदा होती हो कि आप अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, और कम्युनिटी में आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है उसको आप बेहतर बना सकते हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इन्वायरमेंटल वेलनेस कहेंगे, ठीक है। इनके नाम से ही जो है आप लोगों ने अंदाज़ा लगाना होगा कि इसमें किस चीज़ के हवाले से बात हो रही है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस थोड़ी सी आप लोगों ने जो है कंसंट्रेशन के साथ इसको एक बार या दो बार पढ़कर ये जो है आप स्टूडेंट्स को याद हो जाएगी, ठीक है, इंशाल्लाह। कंसेप्ट ऑफ डिजीज, अब हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ डिजीज की। इससे पहले हमने कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के हवाले से बात की थी, अब हम कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ को डिस्कस करेंगे कि डिजीज़ के हवाले से मुख्तलिफ लोगों के जो नज़रिए थे, उनके जो ख्यालात थे वो क्या थे, किस डिजीज़ को वो किस तरह से डिफ़ाइन करते थे। वेबस्टर डिफाइन, वेबस्टर ये असल में हमारे साथ एक डिक्शनरी है, बहुत ही ज़बरदस्त डिक्शनरी है, आपने साथ जो है डाउनलोड कर लीजिए, हर तरह की सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें जो है आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, और आपको जो है वर्ड्स की डिफिनीशन मिलेगी, मेडिकल की डिफिनीशन,
इसी तरह से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उन सब्जेक्ट के जो वर्ड्स है उसकी डिफिनीशन आपको वेबस्टर मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी में मिलेगी। तो वेबस्टर ने जो डिजीज़ की डिफिनीशन की है वो कुछ इस तरह से की है कि अ कंडीशन in which the body health is impaired, a departure from the state of health, an alteration of the human body interrupting the performance or vital function is called disease। वेबस्टर मेरियम वेबस्टर ने डिजीज़ को जिस तरह से डिफाइन किया है, तो इसमें कहते हैं कि अ कंडीशन इन विच बॉडी हेल्थ इज़ इम्पेयर्ड, वो कंडीशन, वो हालत जिसमें हमारे बॉडी के जो हेल्थ होती है, हेल्थ से मुराद हमारे बॉडी के जो फंक्शन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इम्पेयर्ड हो जाते हैं। इम्पेयर्ड से मुराद ख़राब हो जाते हैं। डिपार्चर फ्राम द स्टेट ऑफ हेल्थ, डिपार्चर फ्राम द स्टेट ऑफ हेल्थ से मुराद ये है कि वो कंडीशन जिसमें हमारी जो सेहत है, ठीक है, हमारी जो हालत है वो क्या हो जाती है, वो नॉर्मल की जगह एबनॉर्मल हो जाती है। हेल्दी की जगह हम क्या हो जाते हैं, हम अनहेल्दी हो जाते हैं। इसी तरह से अल्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में अल्ट्रेशन का आना, अल्ट्रेशन से मुराद चेंजेस का आना, तब्दीलियों का आ जाना एकदम से, और ये तब्दीलियाँ क्या होती है, एबनॉर्मल तब्दीलियाँ होती है, जिसकी वजह से इंटरप्टिंग द परफॉर्मेंस या वाइटल फंक्शन, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के जितने भी वाइटल फंक्शंस होते हैं उसमें क्या जाती है, उसमें इंटरप्शन आ जाती है, उसमें इंटरफेरेंस हो जाती है, और इस वजह से डिजीज जो है काज हो जाता है। Oxford English Dictionary define disease as a condition of the body या some part or organ of the body in which its functions are disturbed or deranged। ठीक है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में डिजीज़ की जो डिफिनीशन की गई है, तो उसमें कहते हैं कि डिजीज़ ये एक ऐसी कंडीशन होती है हमारे बॉडी की, या हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स के, या कुछ ऑर्गन, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के, जिसमें उसके जो फंक्शन होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ख़राब हो जाता है, उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिजीज़ को डिफ़ाइन करें, तो अमल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू एनवायरनमेंट, मतलब यह है, वही बात है, वो कंडीशन जिसमें ह्यूमन ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, वो अपने माहौल में अपने आप को जो है उस माहौल के आदि नहीं बना रहे हो, ठीक है, या आदि बनाने में उनको दुश्वारी पेश आ रही हो, मुश्किलात से वो दो चार हो रहे हो, तो इस कंडीशन को हम फिर क्या कहेंगे, डिजीज़ कहेंगे। द सिंपलेस्ट डिफिनीशन इज दैट डिजीज़ इज जस्ट द अपोजिट ऑफ हेल्थ। डिजीज़ जो है ये हमारे साथ हेल्थ के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन डिजीज, इलनेस एंड सिकनेस। डिस्टिंक्शन से मुराद मतलब फ़र्क, डिजीज़, इलनेस और सिकनेस में क्या फ़र्क है। तो द टर्म डिजीज़ लिटरली मीन्स, अगर डिजीज़ के हम लफ्ज़ी मानी को देखें तो डिजीज़ से मुराद विदाउट ईज, मतलब बग़ैर किसी आसानी के, ठीक है, अनईजनेस, जिसमें आसानी ना हो बल्कि दुश्वारी ही दुश्वारी हो। when something is wrong with body function, जब हमारे बॉडी फंक्शन के साथ कुछ गलत हो रहा हो या कुछ गलत होने जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डिजीज कहेंगे। illness refers to the presence of a specific disease and also to the individual perception and behavior in response to the disease, as well as the impact of their disease on psychosocial environment। इलनेस से मुराद ये है कि ये हमारे साथ क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़, कोई ख़ास बीमारी जो है वो लाहक हुई हो, और इस ख़ास बीमारी के बारे में उस पेशेंट को भी जो है थोड़ा बहुत जो है वो महसूस हो रहा हो, उनको पता हो, और इसकी वजह से उनका जो बिहेवियर है उसमें भी जो है अल्ट्रेशन आ जाए, चेंजेस आ जाए, और वो साइको सोशली जो है उसका जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो क्या हो जाए, इससे मुतासिर हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इलनेस कहेंगे। सिकनेस क्या है, सिकनेस रिफर टू द स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन, मतलब ये है कि ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो माशरी तौर पर डिसेबल हो जाते हैं, माशरती तौर पर वो लोगों से मुनक़ता हो जाते हैं, उनका जो रब्ता होता है लोगों से वो मुनक़ता हो जाता है। मतलब यह है कि
सिकनेस में जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर लोगों के साथ फिर मिलते जुलते नहीं हैं, उनका जो इंटरेक्शन है वो लोगों के साथ नहीं होता, तो इस वजह से सिकनेस को जो है सोशल डिस्फंक्शन कहा गया है। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि अ स्टेट ऑफ सोशल डिस्फंक्शन इज कॉल्ड, मतलब वो स्टेट, वो कंडीशन जिसमें जो पेशेंट होते हैं वो सोशली जो है क्या हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, तो वो कौन सी कंडीशन है, सिकनेस है, डिजीज, इलनेस है या डिजीज है, तो ये हमारे साथ सिकनेस कहलाएगी। ठीक है। मजीद आगे बढ़ते हैं। डिजीज़ इज़ अ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन। डिजीज़ जो है ये असल में हमारे साथ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन है। फिजियोलॉजिकल से मुराद ये है कि इसमें हमारे बॉडी के जो फंक्शन है वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और साइकोलॉजिकल से मुराद ये है कि हमारे जो साइकोलॉजिकल जितने भी फंक्शन होते हैं, हमारे थिंकिंग एबिलिटीज़, हमारी जो परसेप्शन है, ठीक है, ये क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। इलनेस जो है ये सब्जेक्टिव स्टेट है ऑफ द पर्सन हु फील अवेयर ऑफ नॉट बीइंग वेल। ठीक है। एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलनेस जो है ये क्या है, सब्जेक्टिव फिनोमिना है, सब्जेक्टिव स्टेट होती है किसी भी शख्स की वो हालत जिसमें वो अपने आप से बाखबर होते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक है, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमारे साथ क्या है, सब्जेक्टिव स्टेट है। एमसीक्यूज में आपसे पूछेंगे कि एलन्यूज जो है ये हमारे साथ सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोगों ने सब्जेक्टिव मार्क करना है। ठीक है। जबकि सिकनेस इज अ स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन, अ रोल दैट द इंडिविजुअल एज्यूम व्हेन इल। ठीक है। जब एक बंदा बीमार हो जाता है, तो बीमार होने की वजह से वो फिर चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं, लोगों के साथ उनका जो है इंटरेक्शन फिर ज़्यादा नहीं होता, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिकनेस कहते हैं। ठीक है। समझ आ रही है इसकी? जी सर, आ रही है। ओके, गुड। Model or theories of disease causation. Model and theories of disease causation. Human disease result from an interaction of host agent environment. बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें अब यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसको गौर से सुने। कहते हैं कि ह्यूमन डिजीज रिजल्ट फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ द होस्ट एजेंट एंड इन्वायरमेंट। कहते हैं कि ह्यूमन बींग को जितनी भी बीमारियां लाहक होती है, तो इसके पीछे तीन वजूहात होते हैं। वो ये होते हैं कि ह्यूमन बींग को जब डिजीज़ लगती है तो इस डिजीज़ के लगने में तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती है। एक हमारे साथ होस्ट, होस्ट से मुराद बजाते खुद हम लोग होते हैं, ठीक है, जिनको बीमारी लाहक हुई होती है। दूसरा हमारे साथ एजेंट, एजेंट से मुराद जितने भी हमारे साथ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, प्रोटोजोआ आ जाते हैं, पैरासाइट्स आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है जो कि हमें नुकसान देने वाली होती है या हमें नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एजेंट्स कहेंगे। ठीक है। और तीसरा जो है वो इन्वायरमेंट है, जिसमें एजेंट्स और होस्ट दोनों जो है रहते हैं। तो जब इस इन्वायरमेंट में एजेंट और होस्ट का आमना सामना होता है, तो अगर होस्ट, अगर ह्यूमन बींग जो है वो कमज़ोर हो, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, तो ये एजेंट जो है आसानी से उस बंदे पर अटैक करके उसमें जो बीमारी का प्रोसेस है उसको शुरू कर देता है। डिजीज काजेशन इज यूजुअली डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ फोर मॉडल। डिजीज किस तरह से काज होती है, बीमारी किस तरह से पैदा होती है, तो इसको बेसिकली फोर मॉडल में डिटेल के साथ डिफाइन किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ जर्म थ्योरी है, दूसरे नंबर पर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है, तीसरे नंबर पर व्हील ऑफ काजेशन है, और चौथे नंबर पर हमारे साथ वेब ऑफ काजेशन है। तो इन चारों मॉडल को हम वन बाय वन डिटेल के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इंशाल्लाह अगर आप गौर से इसको थोड़ी देर के लिए आप कंसंट्रेशन इसको देखकर सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आएगी। और मेरे ख्याल में ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो अभी लेटे हुए हैं, तो जितने भी लेटे हुए हैं काइंडली वो बैठ जाए और जो टॉपिक मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ इसको गौर से सुने। जितने भी लेटे हुए हैं तो वो बैठ जाए और टॉपिक को बैठ कर सुने। ठीक है। लेट कर अगर सुनेंगे तो मेरी आवाज़ इतनी प्यारी है कि आप लोग, मेरी आवाज़ की वजह से आपको नींद आ सकती है, तो लिहाजा बैठ जाए और बैठ कर मेरे लेक्चर को सुने। हम क्या कहेंगे, इसको हम जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ कहेंगे।
जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के हवाले से, जैसे कि लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको कह रहा था कि इस थ्योरी को जो है रॉबर्ट कोच एंड लुइस पास्चर ने क्या किया था, प्रपोज किया था। एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ को किसने प्रपोज किया था, पेश किया था, तो रॉबर्ट कोच और रॉबर्ट कोच एंड लुइस पास्चर ने इसको प्रपोज किया था। नींद तो आएगी आपको, मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि मेरी आवाज़ में एक ऐसा जादू है जिसकी वजह से अगर आप लेट कर सुनेंगे तो आपको नींद आएगी। सो लेट कर ना सुने बल्कि बैठ कर सुने। बस 10 मिनट या 15 मिनट क्लास लेते हैं, फिर इसके बाद हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट क्लास में होगा। proposed by Robert Koch and Louis Pasteur. Every human disease is caused by microbe or germs, which is specific for this disease, and one must be able to isolate the microbe from the diseased human being। ठीक है। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज में रॉबर्ट कोच और लुइस पास्चर ने कौन सी बुनियादी बात की थी? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज में रॉबर्ट कोच और लुइस पास्चर ने ये बात की थी कि जितनी भी बीमारियां लोगों को लाहक होती है, तो इसके पीछे जो बुनियादी वजह होती है वो माइक्रोब्स होते हैं, वो जर्म्स होते हैं, जरासीम होते हैं, मतलब माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमें नज़र में नहीं आ रहे होते। सो जो बीमारी जिस बंदे को लाहक हुई होती है, तो उसके पीछे एक ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होता है, उसके पीछे होता है, और वो बीमारी, वो ख़ास बीमारी जो है इसी ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से काज हुई होती है। सो अगर अब आप चाहते हैं कि इस बीमारी से आपको छुटकारा मिले, इस बीमारी से जो है आपका इलाज हो जाए और आपकी बीमारी ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए आप लोगों ने करना ये होगा कि आप लोगों ने इस माइक्रोब को, इस जर्म को, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस बीमार बीमार बंदे से क्या करना होगा, अलग करना होगा। इनसे जो है आप लोगों ने आइसोलेट करना होगा। आइसोलेट से मुराद उस माइक्रोब्स को आप लोगों ने इन बीमार लोगों से क्या करना होगा, निकालने होंगे, या उसको आपने किसी तरह से किल करना होगा, ठीक है। जिससे ये माइक्रोब जो है बीमारी का प्रोसेस वो फिर स्टॉप कर देगा, वो स्टॉप हो जाएगा, और इसी तरह से बीमारी मजीद नहीं बढ़ेगी और बीमारी पर काबू पा लिया जाएगा, और इस तरह से डिजीज़ जो है ख़त्म हो जाएगी। तो ये बुनियादी बात जो है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ में रॉबर्ट कोच और लुइस पास्चर ने की थी। इन इन दोनों की शक्लों को देख के ज़रा, ठीक है, ये एक हमारे साथ गंजा है, ठीक है, और दूसरा जो है हमारे साथ क्या है, पास्चर ने पेनिसिलिन डिस्कवर की थी। बिल्कुल, इन्होंने पेनिसिलिन भी डिस्कवर की थी। फर्स्ट मैन है जिन्होंने क्या किया था, पेनिसिलिन जो है क्या की थी, डिस्कवर की थी, ठीक है। तो इन दोनों बंदों के शक्लों को देख के मशकूक से दोनों लग रहे हैं, और इन दोनों ने इस थ्योरी को क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। दूसरे मॉडल में क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल। एपिडेमियोलॉजी किसे कहते हैं, कल वाले लेक्चर को अगर आप लोगों ने देखा हो तो आपको इसके बारे में वो खुद चले गए हमने स्लाइडिंग स्केल पे छोड़ के। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या खुद चले गए, ज़रा इसके बारे में मुझे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तीन बुनियादी चीज़ें होती है जो कि लोगों को बीमारी काज करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। द बेस्ट नोन बट मोस्ट डेटेड मॉडल ऑफ डिजीज़ जो है ये हमारे साथ क्या है, एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड है। ट्रायड मीन थ्री। ट्रायड से क्या मुराद है, ट्रायड से मुराद इनमें हमारे साथ तीन फैक्टर्स हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक क्या होता है, डिजीज़ अकर फ्रॉम एन इंटरेक्शन अमंग, बीमारी जो है ये कब काज होती है, जब आपकी इन तीनों चीज़ों में से किसी के साथ इंटरेक्शन होता है। मिसाल के तौर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो, बहुत ज़्यादा आलूदगी हो, बहुत ज़्यादा गंदगी हो, ठीक है। तो इस तरह की गंदे माहौल में रहने की वजह से आप बीमार हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका आमना सामना पैथोजन से हो, मिसाल के तौर पर आलूदगी में जो है पानी कड़ी हुई है, ठीक है, मतलब एक जगह पर पानी कड़ा हुआ है, तो पानी कड़ा हुआ होने की वजह से वहाँ पर मलेरिया जो है उसके पैदा होने का खदशा होगा, और मलेरिया
जो मॉस्किटो एनोफिल मच्छर होता है हमारे साथ, जो कि फीमेल होती है, ठीक है, तो वो फीमेल जब आपको काटती है तो उसके काटने की वजह से क्या हो जाता है, मलेरिया काज हो जाता है। तो अब मलेरिया जो है ये हमारे साथ क्या है, मॉस्किटो एनोफिल ये हमारे साथ क्या है, पैथोजन है, एजेंट है। तो इसके खाने की वजह से हमें क्या हो गया, हमें मलेरिया हो गया, और हम क्या है, हम होस्ट है। तो पैथोजन के साथ आमना सामना होने की वजह से हमें ये बीमारी जो है क्या हो गई, लाहक हो गई। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में बुनियादी बात ये की गई है कि बीमारी के काज होने में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक एजेंट, दूसरा होस्ट, और तीसरा इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है, और इसको जो है किसी भी हाल में आप लोगों ने बुलाना नहीं है, ठीक है। मजीद आगे बढ़ते हैं, एजेंट के हवाले से बात करेंगे। एजेंट क्या है, काज ऑफ द डिजीज़, मतलब वो चीज़ें जिसकी वजह से बीमारी काज हो जाए तो उसको हम एजेंट कहेंगे। होस्ट से क्या मुराद है, होस्ट से मुराद लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिन चीज़ों में बीमारी पैदा हो जाए, मिसाल के तौर पर हम लोग, ठीक है, लिविंग थिंग जैसे कि ह्यूमन बींग हो गए या एनिमल्स हो गए, ठीक है, विच आर एक्सपोज टू हार्बर और डिजीज, ठीक है, जो कि ऐसे एजेंट को एक्सपोज हुए होते हैं, उनका आमना सामना हुआ होता है, जिसकी वजह से उनको बीमारी लाहक हो जाती है। इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट में आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी आता है, ठीक है, फैक्टर्स आते हैं डेट काज और एलो डिजीज ट्रांसमिशन, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है काज भी होती है और एक से दूसरे को मुंतकिल भी होती है। तो ये हमारे साथ इन्वायरमेंट में आएगा, ठीक है। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? Okay, good. The, the mere presence of agent, host, and environmental factor is not sufficient to start the disease in man. It is the interaction of these factors that is required to initiate the disease process in man. ठीक है, कहते हैं कि इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी नहीं है कि इन तीनों चीज़ों की वजह से बीमारी जो है वो क्या होगी, बीमारी जो है वो स्टार्ट होगी, बल्कि जब ये तीन चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है, इनका जो है एक दूसरे के साथ आमना सामना होगा, तो आमना सामना होने के बाद उस होस्ट में बीमारी का जो प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और बीमारी का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो भी हमारे साथ 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल है। एक हमारे साथ क्या होता है, एक हमारे साथ ससेप्टेबल स्टेज होता है, ठीक है। ससेप्टेबल स्टेज में क्या होता है, ससेप्टेबल स्टेज में जो एजेंट होते हैं वो अपने लिए ऐसा शिकार ढूंढते हैं जिस पर जो है इनका क्या होता है, गलबा होता है, या इन पर इनका जो है कंट्रोल होता है, ठीक है, उस होस्ट पर। तो उस होस्ट को फाइंड करने के बाद उस पर अटैक कर लेते हैं। अटैक करने के बाद हमारे साथ जो डिजीज प्रोसेस है उसकी शुरुआत हो जाती है। दूसरा स्टेज जो है ये हमारे साथ सब क्लिनिकल स्टेज हो जाता है, ठीक है। सब क्लिनिकल स्टेज जो है ये हमारे साथ वो स्टेज होता है जिसमें जो बीमारी की जो शुरुआत है वो हो चुकी होती है, लेकिन बीमारी के जो अलामात है वो आपको पेशेंट में देखने को नहीं मिलेंगे। अगर इस टाइम आप पेशेंट के ब्लड टेस्ट करते हैं या कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट करते हैं, तो लेबॉर्ट्री टेस्ट के ज़रिए आप जो है पेशेंट के टाइम से पहले जो है डायग्नोस करके उनकी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट जो है इस स्टेज में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। तीसरा जो स्टेज है, तीसरा स्टेज जो है हमारे साथ क्या होता है, तीसरा स्टेज हमारे साथ क्लिनिकल स्टेज होता है। क्लिनिकल स्टेज ये वो स्टेज होता है जिसमें बीमारी जो है इस हद तक बढ़ चुकी होती है कि उस बीमारी के जो साइन सिम्टम्स है वो उस पेशेंट में दिखना शुरू हो जाते हैं, और फिर हम उस पेशेंट के लिए जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। चौथा जो स्टेज है वो हमारे साथ या रिकवरी स्टेज होगा, या डिसेबिलिटी स्टेज होगा, या डेथ होगी। मतलब अगर ट्रीटमेंट हम ना दें तो या तो ये बीमारी खुद ब खुद ठीक होगी, या इस बीमारी की वजह से पेशेंट जो है डिसेबिलिटी का शिकार होंगे, माजूर होंगे, या इनकी डेथ होगी। तो ये तीन काम होंगे, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस है जो कि मैंने आपको एडवांस में ही बताया, इसको हम आगे यूनिट्स में डिटेल के साथ पढ़ेंगे भी। अच्छा जी, तो ये इतना इम्पोर्टेंट स्लाइड नहीं है, तो इसको ये वही बातें आपको की गई है, ठीक है, कि डिजीज़ के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है। सबसे पहले ससेप्टेबल होस्ट चाहिए होता है, मतलब वो होस्ट जो कि थोड़ा सा कमज़ोर हो, जिस पर पैथोजन आसानी के साथ हमला कर सकते हो, ठीक है। वर्नरेबल पैथोजन मतलब खतरनाक जो पैथोजन होते हैं जो कि बीमारी को काज करने की सलाहियत रखती हो।
फेवरेबल इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल जहाँ पर ये पैथोजन, ठीक है, वो रह सकते हो, ठीक है, और उनके लिए जो है सूटेबल हो, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये तीन चीज़ें डिजीज़ को काज होने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड वही बातें है कि एजेंट में, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्यूबरकुलोसिस ऑर्गेनिज्म है, मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऑर्गेनिज्म, ये क्या करता है, ये होस्ट पर अटैक करता है, मतलब वो होस्ट जो कि पूरी न्यूट्रिशन का शिकार हुए हो, ठीक है, मतलब न्यूट्रिएंट की कमी हो उनमें, इसी तरह से इसके साथ साथ उनको मज़ीद दूसरी बीमारियां भी लाहक हुई हो, उनका इम्यून सिस्टम क्या है, कमज़ोर है। तो कमज़ोर होने की वजह से वो अपनी प्रॉपर तरीके से जो है वो अपनी बचाव नहीं कर सकेंगे, तो इस वजह से ये आसानी से इस बंदे पर अटैक करेगा और इस तरह से इसको क्या कर देगा, बीमार कर देगा, ठीक है। डिजीज़ एजेंट में आपके डिजीज़ एजेंट में आपके बायोलॉजिकल एजेंट में आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। बायोलॉजिकल से मुराद लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपके बैक्टीरिया, वायरसेस, इंसेक्ट्स, एनिमल, एलर्जेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती है। केमिकल एजेंट में जो पोल्यूटेड एयर, मतलब आलूदा हवा हो गई, ठीक है, टॉक्सिक वेस्ट हो गए, जहरीले जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स हो गए, ठीक है, जो फसलों के लिए यूज़ होते हैं, तो ये आपकी केमिकल एजेंट्स में आते हैं। फिजिकल एजेंट्स में आपकी माहौल में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, आप जो है रेडिएशन को बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाए, एक्सरे रूम में आप परफॉर्म कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, एक ज़्यादा टाइम के लिए आप एक्सरे रूम में रहें, तो उसकी वजह से वो रेज जो है आपको बीमार कर सकती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हीट हो या बहुत ज़्यादा कूल हो या इलेक्ट्रिसिटी जो शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल एजेंट्स में आती है और ये आपको मुतासिर कर सकती है। इसी तरह से मैकेनिकल एजेंट से मुराद ये है कि जब आप ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो और ड्यूटी के दौरान आप अपने पेशेंट को केयर दे रहे हो, और केयर देने के दौरान जब आप अपने पेशेंट के साइड चेंज कर रहे हो, और साइड चेंज करने के दौरान आप जो है प्रॉपर पोजीशन में खड़े ना हुए हो या आपने प्रॉपर पोजीशन ना ली हो, तो इसकी वजह से आपकी कुछ टिश्यूज़, कुछ मसल, कुछ लेगामेंट या टेंडन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से स्लिप हो जाती है, ठीक है, और इस तरह से स्प्रेन का जो हो सकता है, ठीक है, जो डिस्क होते हैं वो डिसलोकेशन का शिकार हो सकते हैं, तो इसको हम मैकेनिकल एजेंट्स कहते हैं। सोशल में आपकी पुअर्टी आ जाती है, मतलब गुर्बत हो गई, ठीक है, हेल्थ केयर तक रसाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, माशरती तौर पर आप लोगों से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, महरूमियों का शिकार होना, ये सारी चीज़ें आपके माशरती एजेंट्स में आते हैं, जिसकी वजह से आपकी हालत मुतासर होती है और बीमारी का शिकार हो सकते हैं। वेब ऑफ काजेशन, और इसी तरह से हमारे साथ जो व्हील काजेशन है, मेरे ख्याल में इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ यूनिट नंबर 4 को भी हम फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है।